अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ट्रेड यूनियंस के बाद वाला सेक्शन फर्म्स का। फर्म्स कहते क्लासिफिकेशन का प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और क्वार्टरनरी सेक्टर। ठीक है, इसके अंदर मिसालें दी हुई हैं सारी, मैं क्वार्टरनरी की खाली दे रहा हूँ। टर्शियरी और क्वार्टरनरी को अलग कर लेता हूँ। चलो, हॉस्पिटल सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, रिटेल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज या होटलिंग सर्विसेज, ये जितने भी सर्विसेज टाइप के बिजनेस है टर्शियरी में चले गए। लेकिन इन्फॉर्मेशन बेस्ड आ गए, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन बेस्ड मतलब ये नहीं कि टीवी चैनल भी आप टर्शियरी में डाल दो, लेकिन क्वार्टरनरी सेक्टर के अंदर आप वो डालोगे जैसे वो जो कि आपके आईटी का सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नॉट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिस्टम को डेवलप करने वाले, ठीक है, या आपके किसी इंजीनियरिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे के जो थिंक टैंक है सारे, सही ना, किसी फॉर एग्जांपल डैम को डिजाइन देने वाले इंजीनियर्स, सही, तो वो वाली जो कंसल्टेशन सर्विसेज होगी वो क्वार्टरनरी में गिरेंगी। सही। इसी तरह फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाले ऑडिट फर्म्स वगैरह, वो इस तरह की जो आपको आपके लाइक टर्शियरी के अंदर से ही ब्रेक किया हुआ है, बस सिर्फ ये कि स्किल लेवल इनका ज़्यादा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये क्या है कि ये सपोर्ट करती हैं और इसके अंदर जो पर्सनल होते हैं बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं। हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, इन बिजनेसेस के अंदर सर्विसिंग है, लेकिन इनके अंदर इतने कोई बहुत ज़्यादा हाई एंड प्रोफेशनल्स नहीं चाहिए। चलो, एजुकेशन के अंदर आप कह सकते हो कि यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन या कोई रिसर्च लेवल की एजुकेशन, यूनिवर्सिटी भी नहीं, ये तो एकेडमिक्स है, एकेडमिक्स से फिर आपकी इतनी सिलेबस ओरिएंटेड होती है, लेकिन कोई रिसर्च लेवल की एजुकेशन है, कुछ नया तख्लीक करने वाली एजुकेशन टाइप की, तो वो क्वार्टरनरी में गिरते, वो वाली एजुकेशन। यू गेट द पॉइंट? अच्छा जी, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को अगर ब्रेक करें हम, तो सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स का आप सोचोगे ये प्राइवेट सेक्टर क्यों है? देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना, मिल के एक चीज के एक मिल के कोई जॉइंट वेंचर करके कोई बेनिफिट हासिल करना, जो सारे कोऑपरेटिव के मेंबर्स हैं उनमें शेयर होगा। ये बात समझते हो बात को? ठीक है, पहले भी आपने बिजनेस स्टडीज में ये चीज पढ़ी हुई है, तो ये मैंने इसलिए गुजार दिया क्योंकि ये पहले डिस्कस भी हो चुका है बहुत दफा, तो इसलिए आई एम नॉट गेटिंग डीप इनटू इट। ठीक है, तो अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का अगर मैं एक लफ्ज यूज करना चाहूँ तो क्या होगा वो? जॉइंट स्टॉक कंपनीज। जॉइंट स्टॉक कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनीज कहलाती हैं। उसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्टॉक होल्डर्स कैसे ज्वाइन होते हैं? वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट से होते हैं। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो स्टॉक होल्डर्स हैं वो आपस में कैसे ज्वाइन होते हैं? वो स्टॉक एक्सचेंज के जरिए होते हैं, क्योंकि ये लिस्टेड होती है मार्केट के अंदर और मतलब सेल कर सकते हैं अपने शेयर्स। तो ये बस मुझे एक टर्म दे दी थी। बहरहाल कोऑपरेटिव्स की बात करें, कोऑपरेटिव्स आपको लगेगा कि यार इसका कोई प्राइवेट बेनिफिट होल्डर तो नहीं है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है ना, वो कोई प्राइवेट बेनिफिट होल्डर नहीं है, लेकिन जो सारे मेंबर्स हैं उन सबको इसका बेनिफिट मिलता है। वो क्लब्स हो सकते हैं किसी किस्म के, वो किसी किस्म का ऐसा कोऑपरेटिव हो सकता है कि भाई, सिंपल मिसाल है जो मैंने पहले भी दी कि आप अगर एक रूरल एरिया में अर्बन एरिया से कुछ माल मंगवाना है आप लोगों ने, कि इंपोर्ट हुए हैं कोई स्पेसिफिक मैंगो ट्रीज के स्पेसिफिक सीड्स है, जो एक स्पेसिफिक टाइप के मैंगो जो है ना उगाते हैं, वो आपने इंपोर्ट किए। वो इंपोर्ट किए तो वो तो शहर के अंदर, शहर की बंदरगाह पे पोर्ट के ऊपर रखे हुए, और आप ज़मीनों की तरफ हो, ठीक है ना, तो आप इसकी वहाँ से ट्रक्स जाके आप सब मिल के फार्मर्स वो एक साथ सीड लेके आओगे, तो आपने जो ट्रक हायर किया और जो बंदा भेजा है, जितनी सारी कॉस्ट है सारे माल को लाने की, वो आ गया माल सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंस्टेड ऑफ सब अकेले अकेले जाएं और अपने अपने लेके आए, वो ज़्यादा बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है कोऑपरेटिव की, ठीक है ना। और इसके अलावा फॉर्म कोऑपरेटिव्स जो है ना, दो बिजनेसेस मिलके एक परमानेंट जॉइंट वेंचर खोल सकते हैं किसी किस्म का, कि भाई आपके बिजनेस को भी लकड़ी चाहिए होता है, हमारे बिजनेस को भी लकड़ी चाहिए होता है, आप फायरवुड के लिए लेते हो लकड़ी, हम जो है फर्नीचर के लिए लेते हैं, तो हम बाकायदा जो एक फॉरेस्ट्री है वो गवर्नमेंट से राइट्स ले लेते हैं वहाँ से कट करने का वुड, और उसके ऊपर लगाते भी इन्वेस्ट करते हैं, और हम इक्वल प्रोपोर्शंस में या 60-40 जो भी है उसका एक्सपेंस शेयर करेंगे, उतने ही प्रोपोर्शन से वुड कट करके लेके आएंगे, और लेबर हम मिलके सही। तो ये परमानेंट जॉइंट वेंचर भी हो सकता है, दोनों को ही फायदा उसका। सही। अच्छा जी, ये प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स है। और पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या है? पब्लिक सेक्टर की अपनी कंपनीज भी होती हैं। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट की। ओ भाई एक मिनट, मैं इससे पहले आगे बढ़ूं। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, फर्क पता है ना? पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वो कंपनीज जो पब्लिक को शेयर्स बेच सकती है, और पब्लिक विल बिकम द प्राइवेट ओनर्स ऑफ दैट कंपनी, दैट इज स्टिल अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी। अगर कोई भी बिजनेस गवर्नमेंट का है तो वो पब्लिक सेक्टर बिजनेस है, सही है। अब पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस क्या क्या हो सकते हैं? एक तो ऐसे बाकायदा आपकी जो
आई रिपीट, पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस नहीं, ये पब्लिक कॉर्पोरेशंस, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस बोला है। इसमें बिजनेसेस भी हो सकते हैं या वो गवर्नमेंट की और कोई बॉडीज भी हो सकती हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटीज़ है, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया या हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, ये सेंट्रल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो होते हैं। सही है। नादरा एक डिपार्टमेंट है जहाँ से आप शनाख्ती कार्ड बनवाते हो, पासपोर्ट ऑफिस एक एक इदारा है जहाँ से आप पासपोर्ट बनवाते हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी इदारे हो सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट के भी इदारे हो सकते हैं। सही, हमारे मुल्क में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए के इदारों में पुलिस, डिफेंस सिस्टम के हवाले से या फाइनेंस के हवाले से बैंकिंग सिस्टम, ये सब आ जाता है। लोकल गवर्नमेंट के अंदर हमारे मुल्क में आती है हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, ठीक है ना। अच्छा, वो मूविंग फॉरवर्ड, गवर्नमेंट एजेंसीज किसी किस्म की, ठीक है, जैसे कि जो आपके जो है ना फूड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो फूड के स्टैंडर्ड सेट करती है, हेल्थ स्टैंडर्ड सेट करती है, फूड प्राइसेस को रेगुलेट करती है, मार्केट के अंदर सेंसस करवाती है लोगों का, सेंसस होता है ना कि कितने मुल्क के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, घर घर जाके जो काउंट करते हैं, मर्दमशुमारी कहलाता है इसको उर्दू में कहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट की ऐसी एजेंसीज भी गवर्नमेंट का हिस्सा है। इसी तरह पब्लिक कॉर्पोरेशन कि गवर्नमेंट के बहुत सारे गवर्नमेंट की भी तो ओन्ड बिजनेसेस हो सकते हैं जी, बिजनेसेस जिसके अंदर शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की हो, वो बिजनेसेस, ठीक है। नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज भी वही ऐसे बिजनेसेस या पूरी इंडस्ट्रीज ऐसी कि एक स्पेसिफिक बिजनेस नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री गवर्नमेंट की अपनी हो। एक होता है ना, एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत अलग अलग टेलीकम्युनिकेशन कंपनी और एक गवर्नमेंट की भी हो उसमें से, ठीक है ना, ये एक। और एक होता है पूरी इंडस्ट्री गवर्नमेंट की अपनी हो। फॉर एग्जांपल पूरा का पूरा जो ना वाटर के फरामी का सेक्टर गवर्नमेंट अपने तौर पे वो कर रही है। खैर वाटर की फरामी हमने यहाँ पर डाल दी वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के इदारों में या पब्लिक कॉर्पोरेशन में डाली हो, चलो। तो लेकिन इंडस्ट्री की एक मिसाल एनर्जी की यहाँ पर दी हुई है, न्यूक्लियर एनर्जी की दी हुई है। अच्छा, वैसे एनर्जी की एक मिसाल लेता हूँ कि गवर्नमेंट ही के पास पूरे मुल्क की, या लोकल गवर्नमेंट है, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है तो पूरे प्रोविंस की एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन की जो ओनर हो वो गवर्नमेंट हो, तो एनर्जी सेक्टर पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में, अब कोई और एनर्जी फराम नहीं कर सकता, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एनर्जी सेक्टर के अंदर अलग अलग कंपनीज हो जो अलग अलग तरह से एनर्जी फराम करे, कोई सोलर पावर्ड, कोई जो है फर्नेस फ्यूल से फराम कर रहे, कोई थर्मल एनर्जी, कोई जो है ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, अलग अलग फराम करे। उसमें जो गवर्नमेंट की भी एक है कंपनी में, तो वो तो फिर एक कंपनी हुई, एक पब्लिक कॉर्पोरेशन। लेकिन पूरी इंडस्ट्री अगर हो गई तो आप ये भी कह सकते हैं ये भी गवर्नमेंट की हो सकती है ना पूरी। सो कीप रीडिंग, कीप नोइंग, दिस इज दैट काइंड ऑफ स्टफ। फिर फर्म्स के अंदर बिजनेस हम जिस तरह बिजनेस एक्टिविटी का आपका सेक्शन था बिजनेस स्टडीज़ में, तो उसी तरह का ये पूरा सेक्शन है क्लासिफिकेशन ऑफ फर्म्स। तो इसके अंदर अब आ रहे साइज़, फर्म का साइज़ कितना होता है। बहुत सारी फर्म्स जो है ना छोटी रह जाती हैं, बहुत सारी बहुत बड़ी होती हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। पहले अगले सेक्शन पे आऊँगा वाई सम बिजनेसेस रिमेन स्मॉल, उसके बाद पीछे वाली बात पे जाऊँगा, दोनों मिलती जुलती हैं। कुछ बिजनेस क्यों छोटे रह जाते हैं, वो जिस टाइप की इंडस्ट्री में पर्सनलाइज टाइप की सर्विसेज है, हेयर ड्रेसर है उसी से बाल कटवाते लोग, पर्सनलाइज सर्विसेज है अगर, तो नहीं ग्रो हो सकता इतना। सही, एक डॉक्टर है जो स्पेसिफिक डॉक्टर है, वो अपने चार्जेस तो बढ़ा सकता है, लेकिन बड़ा के भी कितना बढ़ा लेगा, वो ग्रो वॉल्यूम नहीं बड़ा कर सकता, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा करने के लिए उसको स्केल अप करने के लिए अपने नीचे और डॉक्टर्स चाहिए होंगे, लेकिन लोग किसी और से इलाज ही नहीं कराना चाह रहे फिर। सही, सो इट विल नॉट ग्रो। इसी तरीके से मार्केट साइज हो सकता है, मार्केट साइज ही आपका छोटा हो। जैसे यहाँ पर मिसाल दी हुई रूरल एरियाज में हो सकता है आपके कस्टमर, आप जो चीज़ बेच रहे हो और लेकिन आपकी शॉप रूरल एरिया में आपके उस चीज़ के इतने कस्टमर्स ही नहीं है जितने आपके सिटी के अंदर होते हैं उसी के सर्विस के कस्टमर्स। मिसाल के तौर पे अगर ये जो हमारी सर्विसेज होती है करीम की, उबर की, तो इन सर्विसेज का रूरल एरियाज में क्या काम, वहाँ एक गिना चुना रोड है, एक गाड़ी यूँ जाती, सब उसमें बैठ जाते चले जाते हैं, इतना सिटी मूवमेंट थोड़ी है उसकी। तो जब मार्केट साइज छोटा है, आपकी डिमांड साइज छोटा है, तो आप ग्रो नहीं करोगे वहाँ पर। ओनर खुद नहीं चाहता बड़ा करना बिजनेस को, जिसकी एक मिसाल मैंने आपके उसमें नोट्स में दी थी खान ब्रोस्ट की, हैप्पी है वो अपने बिजनेस के साइज पे, वो और ब्रांचेस भी नहीं खोल रहा। फिर हो सकता है बिजनेस अगर फ्लेक्सिबल हो तो वो बड़ा हो सकता है, वक्त चेंजिंग टाइम्स के साथ ग्रो हो सकता है, लेकिन फ्लेक्सिबल ना हो तो फिर वो ग्रो भी नहीं होगा। टेक्निकल फैक्टर्स का यहाँ जो डिस्क्रिप्शन लिखा है ना, ये रेलिवेंट नहीं है इससे, ठीक है, आई रादर स्ट्राइक इट, ठीक है ना। बहुत सारे ऑलरेडी हैं तो इट्स फाइन कि बस रीड करो। तो बहरहाल ये बताने वाली चीज़ नहीं, आप पढ़ोगे समझ जाओगे, और इसी से मिलता जुलता बिजनेस के साइज।
बिजनेस का साइज आप कैसे वो करोगे कि भाई कितना पुराना बिजनेस, जितना पुराना होता है उसके पास उतना पोटेंशियल होता है बड़ा होने का बिजनेस को, ठीक है। जितना ज़्यादा कैपिटल है, जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, जितनी बड़ी उसकी मार्केट है, तो उतना ही वो ग्रो हो पाता है और उतना ही या तो ग्रो हो चुका होता है या पोटेंशियल होता है उसके पास। और जिनके पास नहीं होता उनकी वजूहत यहाँ पर लिखी हुई लाइन से, क्लियर है। अच्छा, एडवांटेजेस छोटी फर्म्स को होने का क्या फायदा है, फ्लेक्सिबल होती हैं वो, कि आप बहुत बड़ा बिजनेस है, एक जगह से दूसरी जगह विजन मूव नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन कब फ्लेक्सिबल नहीं भी होती, फ्लेक्सिबल होती भी नहीं भी, अगर कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी आई है जो पूरा ड्राइव आउट कर दिया पुराने मेथड्स को। आपका स्मॉल बिजनेस था, पुराने मेथड से आप कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे थे, सही है। फॉर एग्जाम्पल आप काउस को एक ओल्ड मेथड से मिल्क कर रहे थे, अब कोई नया तरीकेकार आ गया काउस को मिल्किंग करने का मशीन्स के जरिए, अब आप फ्लेक्सिबल नहीं हो उसके लिए। तो उस तरह की कोई फ्लक्चुएशंस होती है टेक्नोलॉजी में कुछ, तो आप उसके लिए वल्नरेबल हो। लेकिन अगर कोई इमीडिएट चीज आती है जो यूं चुटकियों में आप अडॉप्ट कर सकते हो, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो आपने फौरन अडॉप्ट कर ली। फॉर एग्जांपल कल तक कोई हॉस्पिटल ने बहुत बड़ी मशीनरी मंगवाई कोई स्पेसिफिक टेस्ट करने के लिए, और एक छोटा क्लिनिक खुला हुआ है, नई तरीन एक मशीनरी आई है जो कि मोबाइल के जिसके ना एक दो तीन सेंसर 4 उंगलियों पे लगते हैं और मोबाइल से ऑपरेट हो जाती है, तो ये यूं ले लेगा, सही है। सो बिल्कुल नए लेटेस्ट वो भी होंगे, इसके पास लेटेस्ट टेस्ट रिकॉर्ड्स भी होंगे और कम पैसों में। तो इस तरह वाली ये छोटी छोटी इसी तरीके से एक नया सॉफ्टवेयर आया या सॉफ्टवेयर बेस्ड या फिर ऑनलाइन बेस्ड एजुकेशन, एक बहुत बड़ा स्कूल है जिसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस, 20 ब्रांचेस हैं जिसकी, तो उसको हर जगह पर वो इंप्लीमेंट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो ओल्ड मेथड पे अपने व्हाइट बोर्ड चॉक बोर्ड के ऊपर चल रहा होगा, लेकिन एक छोटा स्कूल सेटअप खुला है तो उसको लेटेस्ट इन द मार्केट जो होगा वो फौरन वो अडॉप्ट कर लेगा। तो इस तरह की मामलात में फ्लेक्सिबल है कि जो बहुत बड़े पैमाने पे चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, छोटे पैमाने में फॉरेन चेंज हो सकता है। तो ऐसे मामलात में स्मॉल बिजनेसेस आर गुड, लेकिन कोई एक ऐसी चीज के स्मॉल बिजनेसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई अब, तो ऐसे मामलात की फ्लेक्सिबिलिटी में दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, क्लियर। बट इस छोटी फर्म्स होने के अपने उनको फायदे और नुकसान क्या है वो यहाँ लिखे। क्यों स्मॉल बिजनेस एग्जिस्ट करते, क्यों भाई स्मॉल बिजनेस के बिल खुसूस एग्जिस्ट करने की वजह ये कि उनकी मार्केट है, चाहे वो कोई नीश मार्केट हो, चाहे वो कोई बहुत ही स्पेसिफिक मार्केट हो। जैसे कि एक बार्बर शॉप है जहां पर उसी लोकेलिटी के लोग बाल कटवाने आते हैं। अब चाहे एक बहुत ही स्केल्ड अप बिजनेस हो, जो बचपन से उस बार्बर शॉप से बाल कटवा के बड़ा हुआ है वही जाएगा, बिकॉज ही इज सेटिस्फाइड, दे आर सेटिस्फाइड विद दैट, क्लियर हो रही है। सो वो इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उनकी मार्केट होती है अवेलेबल। अब इतने बड़े बड़े सुपर मार्ट्स खुले हुए जहां पर इतना चीप मिल जाता है सब कुछ, तो गली के कोने की शॉप, जो स्ट्रीट शॉप्स हैं, हाई स्ट्रीट शॉप्स हैं, वो क्यों चल जाती है, इसलिए चल रही थी कि बिल्कुल घर से निकले और खरीद लिया माल, सही है। और एक चीज चाहिए तो उसके लिए सुपर मार्केट नहीं जाता बंदा, दैट्स व्हाई दे एग्जिस्ट। प्रैक्टिकली हमारे सामने है ना ये चीजें, उसको बस अंग्रेजी में बयान किया हुआ है।